अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि फंक्शंस क्या काम करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और उनको किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई हुई है और ये आपका नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली जब आपका प्रोग्राम ग्रो करना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड आपके प्रोग्राम में आना शुरू हो जाती हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है वो इतना लेंथी हो जाता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते सही तरह से। तो आप क्या करते हैं, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर पार्ट का आप एक फंक्शन, एक टास्क असाइन कर देते हैं कि हर पार्ट जो है वो ये टास्क परफॉर्म करेगा और बस वो टास्क परफॉर्म किया करेगा और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा टास्क परफॉर्म किया करेगा और इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस पार्ट में एरर आ रहा है। अगर आप सारा का सारा अपना कोड जो है वो इस मेन की बॉडी के अंदर ही लिख देंगे तो आपको इस पूरी मेन की बॉडी को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे करके एरर आ रहा है या कहाँ पर बग आ रहा है। एरर का तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको लाइन नंबर बता देता है कंपाइलर। लेकिन अगर आपका कोई लॉजिकल एरर आ रहा है, आपसे कोई लॉजिक सही नहीं बन रही, तो उसको उस एरर को फाइंड आउट करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के मौक़ों पर फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। और वैसे भी आजकल जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है उसमें फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो रिटर्न क्या कहते हैं, जो फंक्शन है उसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन का एक नाम होता है, उसके बाद फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। और उसके बाद फंक्शन की एक बॉडी होती है। ठीक है, ये चार मेन चीज़ें होती हैं किसी भी फंक्शन की। ठीक है, आपकी जो रिटर्न टाइप होती है वो ये होती है कि आपने चूंकि वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपकी जो फंक्शन होता है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, कोई स्पेसिफिक टास्क जो आप उसको असाइन करते हैं कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वो टास्क परफॉर्म करता है। तो हो सकता है कि वो टास्क कुछ ऐसा हो जिसका कुछ आउटपुट भी निकलता हो, जिसका कोई रिजल्ट निकलता हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक पार्ट बनाता हूँ अपने प्रोग्राम में जिसका काम ये है कि वो दो नंबर्स मुझसे लिया करेगा और उन दोनों को ऐड करके मुझे रिटर्न कर दिया करेगा, मुझे वापस कर दिया करेगा। तो वो जो दो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो चीज़ मुझे वापस करेगा ना, वो उसकी रिटर्न है कि ये चीज़ है वो जो रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। और रिटर्न टाइप में आप उसको ये बताते हो कि जिस तरह डेटा टाइप होती है किसी भी चीज़ की, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है इंट वैल्यू, तो वैल्यू जो है वो आपका डेटा होल्ड करेगा, इसके अंदर आपका डाटा आएगा। और इंट जो है वो आपको बताती है कि इसके अंदर किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसके अंदर आप लेट सपोज कोई नंबर सेव करते हैं तो आपको ये इंट बता रहा होता है कि आपके पास किस तरह का इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो रिटर्न टाइप होती है वो आपको ये बता रही होती है कि आपका ये जो टास्क या पार्ट या फंक्शन है, ये आपको किस तरह का डाटा जो है वो रिटर्न किया करेगा, अपना सारा प्रोसेसिंग करने के बाद किस तरह से रिटर्न किया करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाता है जिससे आप उसको अपने पूरे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जब भी आपने उसको यूज़ करना हो फंक्शन को तो आप उसका नाम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि हम एक पार्ट बनाते हैं जो कि दो नंबर्स हमसे लेता है और उनको ऐड करके जो भी उसका रिजल्ट आता है वो हमें वापस कर देता है। तो वो जो दो नंबर्स उसको देने हैं वो हम उसको पैरामीटर्स के तौर पे देते हैं। पैरामीटर्स उसको देते हैं कि आप हमसे ये दो चीज़ें, ये दो इनपुट्स ले लें और इनको ऐड करके हमें वापस कर दें। ठीक हो गया। और बॉडी के अंदर आप वो लॉजिक लिख देते हैं कि आपने दो नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो बॉडी के अंदर क्या आता है, बॉडी के अंदर आप वो लॉजिक लिखते हैं कि आपने दो इनपुट्स को लेके उनके साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो जो सारा लॉजिक वाला काम आता है वो बॉडी के अंदर आता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप इसको किस तरह से लिखते हैं, तो मैं इन चारों को कर देता हूँ कमेंट। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बल्कि रिमूव कर देते हैं।
अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कशन की थी। तो अगर हम उसी एग्जांपल को लेके चलें जो कि दो नंबर्स को ऐड करवाती है, तो जब आप दो नंबर्स ले रहे हैं तो दो नंबर्स को ऐड करवाने के बाद जो आपके पास उसका रिजल्ट आएगा वो एक नंबर होगा। तो नंबर आपके पास, आपको पता है कि सी प्लस प्लस में उसकी तीन तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। नॉर्मली जो बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं वो होती है इंटीजर, डबल और फ्लोट। डबल और फ्लोट जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको डील करता है, और इंटीजर जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ को डील करता है। तो इस एग्जांपल के तौर पे हम इसको इंट रख लेते हैं। तो हमारा जो भी फंक्शन होगा जो दो वैल्यूज़ को ऐड करके हमें आउटपुट देगा, उस आउटपुट की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन का नाम आ जाता है। तो हम चूँकि दो नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं तो ऐड का नाम जो है वो इसके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते थे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जिस तरह हमने ये नीचे आप मेन देख रहे हैं। तो इस मेन का जो आपके पास है जो सिंटेक्स है, सेम यही सिंटेक्स आप फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अलबत्ता ये जो इंट मेन है ये भी एक फंक्शन ही है, और आपका प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है वो हमेशा आपके सारे फंक्शंस के अंदर जो आपने बनाए हुए होते हैं उसमें से देखता है कि मेन का फंक्शन किधर है, क्योंकि वहाँ से उसने अपनी प्रोग्रामिंग जो है, अपना जो कोड को चलाना है उसको स्टार्ट करता है। तो आपका प्रोग्राम जो है वो हमेशा मेन वाले फंक्शन को सबसे पहले कॉल करता है, और फिर आपने जो भी काम करना है वो आप इस मेन के फंक्शन से करवाते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन को कॉल करना है या फंक्शन को यूज़ करना है तो आप वो भी मेन के अंदर ही करते हैं। ठीक हो गया। तो जिस तरह हमारे पास ये मेन का सिंटेक्स है, सेम यही सिंटेक्स होता है हमारे पास फंक्शंस का। ठीक हो गया। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हम अभी ऐड के एग्जांपल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता देता हूँ कि फंक्शंस को हम बनाते कैसे हैं और उनको कॉल कैसे करते हैं, मतलब उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट सपोज मैं ऐड की जगह अभी एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका सिंपल काम है कि वो स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ प्रिंट करवाता है, क्योंकि उसके लिए ना हमें कोई डेटा लेने की ज़रूरत है और ना कोई डेटा वापस आउटपुट देने की ज़रूरत है। तो वो एक सिंपल एग्जांपल हो जाएगी। तो हम कह देते हैं एक फंक्शन है जिसका नाम है से हेलो। ठीक है, ये सिंपली क्या करेगा, हेलो जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसकी लॉजिक क्या होगी, इसकी लॉजिक होगी सिंपली हम सी आउट को कह देंगे हेलो। ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। इसके आगे हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हेलो बाय से हेलो फंक्शन। ठीक हो गया, ये हमने इसके अंदर एक लाइन लिख दी है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है, इसका जो भी आप कह लें कि इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ भी नहीं है। पैरामीटर्स से मुराद इसके अंदर कोई इनपुट नहीं जा रहा और इसके अंदर कोई आउटपुट, इससे कोई आउटपुट वापस नहीं आ रहा। तो इससे चूँकि कोई आउटपुट वापस नहीं आ रहा तो हम इसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है वॉइड। वॉइड जो है वो एक बेसिकली किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है, सी और सी प्लस प्लस में। हमने वॉइड लिख दिया। अब मैंने इसको अगर कॉल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा से हेलो। ठीक है, और एंड पे आप ब्रैकेट्स ज़रूर लगाते हैं। फंक्शन को कॉल करते हुए आप ब्रैकेट्स उस फंक्शन के नाम के आगे ज़रूर लगाते हैं और फिर एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम हो गया फंक्शंस के थ्रू। इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया हेलो बाय से हेलो फंक्शन, जो कि ये सिंपल, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आप जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो मेन की जो लाइंस होती हैं, मेंस की जो बाकी लाइंस होती हैं वो रुक जाती हैं कुछ देर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ये हो गया फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने एक लाइन प्रिंट करवा दी, और सेम यही लाइन मैं एक फंक्शन को कॉल करने के बाद प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो इस लाइन के ऊपर होगा
तो सबसे पहले तो प्रिंट होगा बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर जब आएगा तो वो उसको ये फंक्शन कॉल मिलेगी। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम को पता चल गया है कि उसने किसी फंक्शन को बुलाना है, उस किसी फंक्शन के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको स्टार्ट करना है, उनको चलाना शुरू करना है। तो वो क्या करेगा, अब जो 14th नंबर लाइन है इसको नहीं चलाएगा, इसको यहीं पे रुक जाएगा 13 नंबर लाइन पे और आ जाएगा 6th नंबर लाइन पे, क्योंकि उसका फंक्शन की जो बॉडी है वो 6 नंबर लाइन से स्टार्ट हो रही है। मेन का फंक्शन यहीं पे रुका रहेगा 13 नंबर लाइन पे, ठीक है। जब तक आपके से हेलो के फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक वो 13 से आगे नहीं जाएगा मेन के अंदर। तो वो 6 नंबर लाइन के ऊपर आएगा और ये चीज़ प्रिंट करवाएगा, हेलो बाय से हेलो फंक्शन। ये प्रिंट करवाने के बाद जब वो देखेगा कि बॉडी एंड हो गई है तो इसका मतलब है कि इस से हेलो फंक्शन के अंदर अब कोई और लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब से हेलो का जितना काम था वो उसने कंप्लीट कर लिया प्रोग्राम में। उसके बाद वो क्या करेगा कि यहाँ से वापस आ जाएगा इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर वापस आने के बाद वो क्या करेगा कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी कोई फंक्शन की कॉल होती है तो मेन की जो लाइंस ऑफ कोड हैं वो रुक जाती हैं तब तक जब तक फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट ना हो जाए। फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने जितनी लाइंस लिखी हैं, लाइंस ऑफ कोड लिखा है, जब तक वो सारा एग्जीक्यूट ना हो जाए मेन अगली लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करें तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, उसके बाद हेलो बाय से हेलो फंक्शन और उसके बाद वापस आके आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। मैंने एंड पे एंड लाइन या बैकस्लैश नहीं लगाया, इस वजह से वो एक ही लाइन के अंदर उसको प्रिंट कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ गया हेलो बाय से हेलो फंक्शन और उसके बाद आपके पास आ गया आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक हो गया। तो ये तो आपके पास एग्जांपल थी कि आप किस तरह से फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शन को बनाने के बाद आप किस तरह से उसको कॉल करते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन जो है जिस तरह मेन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, इसी तरह कोई दूसरा फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो इस चीज़ को हम अब रिप्रेजेंट देखते हैं किस तरह से है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये से हेलो जो है ये कोई भी मैसेज प्रिंट करवाएगा और उसके बाद एक और फंक्शन कॉल कर देगा जिसका काम होगा कि वो जो भी होगा यूज़र होगा उसका क्या कहते हैं उसको ग्रीट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई भी कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर ये से करेगा हेलो, ठीक है। लेकिन हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या करे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाए, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन सिर्फ हेलो प्रिंट करवाए और एक फंक्शन सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट करवाए। ठीक हो गया। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता है। ठीक हो, तो ये होगा वो फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करवाएगा, ये सिर्फ हेलो प्रिंट करवाएगा, उसके बाद एक और फंक्शन को कॉल करेगा जो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं void से वर्ल्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम सी आउट कर देते हैं वर्ल्ड। सही हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर क्योंकि हमने हेलो कॉल कर लिया, हेलो के अंदर ये और स्पेस दे देते हैं और अब हमने वर्ल्ड कॉल करना है, वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हम जो दूसरा फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे से वर्ल्ड। सेम जिस तरह हमने नीचे मेन के अंदर फंक्शंस को कॉल किया था उसी तरह से हम दूसरे फंक्शंस के अंदर भी किसी तीसरे फंक्शन को कॉल करते होते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसको ड्राई रन करें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा मेन की तरफ से। वो क्या करेगा, ये प्रिंट करवाएगा बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा तो उसको मिलेगा एक फंक्शन की कॉल। वो क्या करेगा, अपनी लाइंस को यहीं पे स्टॉप करके उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। उस फंक्शन के अंदर जाएगा तो उसको लाइन नंबर 11 मिलेगी क्योंकि उसकी बॉडी
जो जिस फंक्शन को कॉल किया गया था उसकी बॉडी जो है वो 11 नंबर लाइन से शुरू हुई थी। 11 नंबर लाइन के ऊपर आएगा तो वो सबसे पहले प्रिंट करवाएगा सी आउट हेलो। ठीक है, हेलो प्रिंट करवाने के बाद उसको एक और जब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो उसको एक और फंक्शन कॉल मिलेगी। जो मेन का प्रोग्राम है वो अभी यहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तक इस बॉडी की, इस प्रोग्राम की, इस फंक्शन की जब तक सारी लाइंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मेन आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो फिलहाल हम लाइन नंबर 12 पे थे, तो इस फंक्शन को एक और फंक्शन कॉल मिल गई। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपनी लाइंस को स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जो इस फंक्शन की कॉल है उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसकी बॉडी शुरू हो रही है 6 नंबर लाइन से। अब वो 6 नंबर लाइन के ऊपर जाएगा और ये वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। वर्ल्ड प्रिंट करवाने के बाद वो आ जाएगा वापस यहाँ पर लाइन नंबर 12 पे। अब चूंकि वो इस फंक्शन से हुआ है तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब चूंकि ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है तो आगे कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। आगे उसकी जो भी फंक्शन है उसकी बॉडी क्लोज हो रही है। तो जब उसकी बॉडी क्लोज हो रही है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की भी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। जब इस फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं तो फिर वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। वापस यहाँ पर आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये फंक्शन मैंने सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, मेन को पता चलेगा। तो वो फिर अपनी नेक्स्ट लाइन पर जाएगा 20th लाइन पे और वहाँ पर जाके वो क्या करेगा, वो ये प्रिंट करवा देगा आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम इसको प्रिंट करने से पहले एंड लाइन्स लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं और यहाँ पर भी एंड लगा देते हैं। अब मैंने यहाँ पर हैंडल क्यों नहीं लगाया ये भी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके पास इसका आउटपुट आ गया। सबसे पहले सी आउट ने जो है वो क्या कॉल किया, बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आ गया बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन। उसके बाद जो मेन है उसको ये कॉल मिली, वो यहाँ पर आ गया, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं एंड लाइन लगा देता तो ये वर्ड जो है ये नेक्स्ट लाइन पर चले जाना था। तो मैंने यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाया। उसने एक नई फंक्शन कॉल देखी इस फंक्शन ने, तो वो उस फंक्शन के अंदर चला गया। उस फंक्शन के अंदर जाके उसने जो वर्ड था वो प्रिंट करवाया और उसके बाद मैंने एंड लाइन लगा दिया, क्योंकि वर्ड के बाद हमें एक एंड लाइन की ज़रूरत थी। तो हमने एंड लाइन लगा दिया। एंड लाइन लगाने के बाद वो वापस इससे यहाँ पर आया कि उसने सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर ली हैं, तो वो वापस यहाँ पर आ गया कि मैंने ये वाली सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर ली हैं। तो उसके बाद चूँकि से हेलो वर्ल्ड जो फंक्शन है इसके अंदर भी कोई लाइन नहीं और बची नहीं थी, तो वो उसने यहाँ से जंप बैक किया वापस मेन के अंदर और मेन ने फिर अपनी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की जो कि थी आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो ये था कि आप किस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी पहली एग्जांपल थी जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था, कि हम दो नंबर्स को ऐड किस तरह से करते हैं, या हम एक फंक्शन को इनपुट कैसे देते हैं और उससे रिजल्ट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जिस तरह मेन डिक्लेयर हुआ वैसे सेम इसी तरह से जिस तरह हमने पहले फंक्शंस डिक्लेयर किए थे उसी तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले हमने वॉइड के साथ डिक्लेयर किया था, अब हम इंट के साथ डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि अब हम कुछ आउटपुट ले रहे होंगे प्रोग्राम से। ठीक हो गया। तो हम इंट डिक्लेयर कर देते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं ऐड, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आप फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स देना चाह रहे हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। इसको भी हम खाली रहने देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी अपनी लॉजिक है वो लिखेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ, मेन चाह रहा है कि मैं एक फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करवाऊँ, 3 और 4 को। तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से इसके अंदर वैल्यूज़ पास की हैं। पहली वैल्यू पास की और उसके बाद दूसरी वैल्यू पास की 3 और 4, और उनके दरमियान में कॉमा लगा दिया। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप इस तरह से उसको वैल्यूज़ देते हैं। उसकी ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी उसको वैल्यूज़ देनी है आप वो देते हैं, 3 और 4। सही हो गया। अब इन वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमें इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, आपको मेन किस तरह की वैल्यूज़ भेजेगा। तो किस तरह की वैल्यूज़ भेजेगा, इंट। पहला जो वैल्यू होगी वो होगी इंट, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो भी इंट होगी। तो हम यहाँ पर कोमा लगा के एक और इंट लिख देते हैं। अब ये काम तो हो गया।
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? ये तो हमने सिर्फ उसकी डाटा टाइप से बता दी कि जो पहला आपके पास जो पैरामीटर आएगा वो इंट टाइप का होगा और जो आपके पास दूसरा पैरामीटर आएगा वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। लेकिन हम इन दो वैल्यूज़ को अपने लॉजिक के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो हम इसका कोई नाम रख देते हैं। जिस तरह हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कोई नाम रख देते हैं और फिर उस नाम को यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया? उसको सी आउट करवाना है, उसको किसी तरह से ऐड करवाना है तो हम उसका नाम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं उनके अंदर सिर्फ उनकी बताई है डेटा टाइप के वो किस तरह का डाटा है, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि उसका नाम क्या होगा। तो हम उसका कोई नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले का नाम रख देता हूँ ए और दूसरे का नाम रख देता हूँ बी। तो ये हमने उनके दो नाम रख दिए। 3 का हमने नाम रख दिया ए, जो 3 की वैल्यू है वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी और जो 4 की वैल्यू है वो बी में जाके स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम रिजल्ट को सेव करने के लिए एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर रिजल्ट। ठीक हो गया? ये हमने एक नया वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हम a प्लस बी का रिजल्ट सेव करेंगे और फिर हम लिख देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब रिजल्ट के अंदर क्या होगा? जो भी वैल्यूज a और b के अंदर आएंगी उन दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक हो गया? अब हमने यहाँ तक ये अचीव कर लिया है कि हमने फंक्शंस को इनपुट देना सीख लिया है, फंक्शन के अंदर लॉजिक डालना सीख लिया है कि किस तरह से हमने उन वेरिएबल्स को और जो भी इनपुट्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है। अब जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि हमने अब ये डाटा वापस मेन को कैसे देना है। मेन ने कहा कि मुझे 3 और 4 को ऐड करके दो। मेन ने फंक्शन कॉल किया ऐड का और उसको कहा कि मुझे 3 और 4 का सम जो है वो निकाल के दो। अब फंक्शन मेन को जाहिर सी बात है इसका हमें रिजल्ट वापस करना है कि 3 और 4 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न, और जो भी चीज़ आपने रिटर्न करनी हो। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप रिटर्न कर रहे हो वो इस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया है कि जो भी चीज़ हम रिटर्न करेंगे वो इस टाइप की होगी। ठीक हो गया? तो इस टाइप की चीज़ हमारे पास जो है, जो हमने रिटर्न करनी है वो है रिजल्ट। ठीक है? हमने ए और बी को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आया, जो भी उसका सम आया, वो हमने रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब रिजल्ट का वेरिएबल जो है वो है इंट है। तो इससे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि हमने इंटीजर रिटर्न करना था, क्योंकि हमने ऊपर उसको बताया था कि हम एक इंटीजर आपको रिटर्न करेंगे। तो हमने एक इंटीजर रिटर्न करना था, हमारा रिजल्ट भी इंटीजर है। तो हमने क्या किया? हमने रिटर्न और आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो हमने रिटर्न करना था। हमने रिजल्ट रिटर्न करना था तो हमने रिटर्न जो है वो रिजल्ट को हमने कर दिया। तो अब वो रिजल्ट आ गया। अब वो रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उस रिजल्ट को हमने कहीं पर सेव भी तो करवाना है। मेन को अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि ऐड कर दो 3 और 4 का, लेकिन आप उसका रिजल्ट कहीं पर सेव नहीं करवाओगे तो वो रिजल्ट ज़ाया हो जाएगा। ठीक है? तो उस रिजल्ट को सेव करवाने के लिए आप क्या करते हो? आप एक वेरिएबल यहाँ पर भी बना देते हो। आप कह लो रिजल्ट ऑफ ऐड। ठीक हो गया? तो आपके पास ऐड का जो भी रिजल्ट आएगा, आपने ये एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट ऑफ ऐड, और आप रिजल्ट ऑफ ऐड को इक्वल कर दोगे ऐड के फंक्शन के, मतलब ऐड की फंक्शन कॉल के। अब क्या होगा कि ऐड की फंक्शन कॉल जो है वो जो भी चीज़ रिटर्न करेगी वो इस जगह पे आ जाएगी, मतलब इस जगह पर वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है? तो ऐड जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है? हमारे पास रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। रिजल्ट क्या चीज़ है? वो ए और बी का सम है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या चीज़ आ जाएगी? ए और बी का सम। ठीक हो गया? तो हमारे पास रिजल्ट ऑफ ऐड में क्या आ जाएगा? ए और बी का सम। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, सी आउट रिजल्ट ऑफ ऐड। ठीक है? तो ये अब हमारे पास एक पूरा आप कह लेंगे एक फंक्शन, एक प्रोग्राम तैयार हो गया जो कि एक फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ पास करता है, उन वैल्यूज़ को ऐड करता है और ऐड करने के बाद उसका जो भी रिज़ल्ट है वो वापस कर देता है मेन को। मेन उस रिज़ल्ट को सेव करता है एक वेरिएबल के अंदर और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देता है। तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो आउटपुट है या इसका जो भी आंसर है वो क्या आना चाहिए, तो 3+4 का जो भी आंसर होगा वो आपको सी आउट में दिखेगा, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद तो आपके पास ये 7 प्रिंट आ गया। ठीक हो गया, तो 3+4 7। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आपने एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन को करना है, ऐड वगैरह करना है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि ऐड आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स को कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। पहली स्ट्रिंग होगी हेलो और दूसरी स्ट्रिंग होगी वर्ल्ड। ठीक है, हम 2 स्ट्रिंग्स देंगे ऐड के फंक्शन को और वो उन दोनों को हमें ऐड करके देगा। तो इसमें मुझे क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि जो भी ऐड करूँगा मैं हेलो, उसको हेलो और वर्ल्ड पास करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं ऐड के पहले पैरामीटर को क्या दूंगा, हेलो, और दूसरे पैरामीटर को क्या दूंगा, वर्ल्ड। ये मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए। अब मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए तो मैंने फंक्शन को बताना है कि अब आपको इंट रिसीव नहीं होगा, आपको क्या रिसीव होगा, आपको स्ट्रिंग रिसीव होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक हो गया। इसके लिए आपको हैश इंक्लूड स्ट्रिंग भी करना पड़ता है क्योंकि आप स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने स्ट्रिंग्स ऐड कर दी। इसका अब आपके पास इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो और वर्ल्ड आपने ऐड को पास कर दिया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगी जिसमें हेलो और वर्ल्ड दोनों साथ साथ लिखे हुए होंगे। इसका मतलब है कि इसकी रिटर्न टाइप भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है और वो हमें स्ट्रिंग करने की ज़रूरत है। स्ट्रिंग कर ली। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ये इंटीजर को स्टोर करने के लिए बनाया था, किसी इंटीजर के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए बनाया था। लेकिन अब हमारे पास स्ट्रिंग आएगी a+b करने पे, तो हम यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है वो भी बदल लेंगे, इसको स्ट्रिंग कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें ऐड के फंक्शन का जो भी आउटपुट था, जो भी रिटर्न था, उसको सेव करने के लिए बनाया था। तो ऐड जो है वो हमें अब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें हेलो और वर्ल्ड दोनों कंबाइंड होंगे। तो इसका जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो हम इस वेरिएबल को भी स्ट्रिंग कर लेते हैं। सही हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की एडिशन है वो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि पहले पैरामीटर को और दूसरे पैरामीटर को ऐड करके रिजल्ट के अंदर सेव करवाया जो कि एक स्ट्रिंग टाइप था, और हमने फंक्शन को भी कह दिया कि आपने हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो उसने हमें स्ट्रिंग रिटर्न की, हमने उसको एक स्ट्रिंग के ही वेरिएबल में सेव किया और उसको फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो ये था कि आप किस तरह से फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा मेन के बारे में भी बता दूं कि आप अक्सर मेन के अंदर लिखा करते हैं रिटर्न 0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़, आपका लिनक्स या आपका मैक ओएस, जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, वो आपके प्रोग्राम को चलाता है। मेन को जब चलाता है तो उसको ये पता करना होता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया था या उसमें कोई एरर आया था। तो उसके लिए ये इंट डेटा टाइप जो है ना, ये रिटर्न होती है। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोग्राम है वो कुछ रिटर्न करता है जिससे वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहा होता है कि वो सक्सेसफुली रन हो गया था या नहीं हुआ था। तो जब वो 0 रिटर्न करता है इसका मतलब होता है कि वो सक्सेसफुली रन हो गया था। ठीक है, अगर वो कोई और वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न -1, रिटर्न 1 और इस तरह की कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली रिटर्न नहीं हुआ था। अब ये हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने आपको कुछ लिस्ट दी हो कि अगर आप -1 रिटर्न करोगे तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली रन नहीं हुए थे। आप 0 रिटर्न करोगे तो इसका मतलब आप सक्सेसफुली रिटर्न हो गए थे। आप 1 रिटर्न करोगे तो मैं समझूंगा कि आपके पास मेमोरी थोड़ी थी, और इस तरह से मतलब आपके पास कोड्स होते हैं कि अगर आप 253 बोलोगे तो इसका मतलब होगा कि आपको फला मसला आया था। ठीक हो गया। तो आप इस मेन का जो रिटर्न टाइप है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है। तो आपका मेन फंक्शन भी कहीं पर रिटर्न हो रहा होता है। तो जो मेन फंक्शन है वो आपका रिटर्न करके ये बता रहा होता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया था या नहीं। तो इस वीडियो में हमने
पूरे फंक्शंस को अच्छी तरह से देख लिया कि हम फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स किस तरह से दे सकते हैं, फंक्शन से रिटर्न किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और इस इंट मेन का, जिसका हमें पहले नहीं पता था कि मेन रिटर्न क्यों करता है और ये क्या चीज़ होती है, तो मेन भी बेसिकली एक फंक्शन ही होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा होता है कि मैं सक्सेसफुली रन हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक हो गया, तो ये इसके साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर अब जो पिछली लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं सी प्लस प्लस और जावा के, ठीक है। उसके बाद आपके पास फेसबुक के ऊपर जो भी हमारी नई पोस्ट आएगी वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, तो इसके साथ अप टू डेट रहा करें, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस भी होंगे जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ की वो कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह हमारी वीडियोस आती रहेंगी तो आपको इसके अंदर एक्सरसाइजेस के लिए आपके नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें कौन सी नई वीडियो ऐड करने की ज़रूरत है, कौन सी वीडियो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप क्वेश्चन भी हमारे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।